तो हेलो एवरीवन, आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग गैल्वेनिक सेल को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग बस एक इंट्रोडक्शन देखे थे। अब हम लोग गैल्वेनिक सेल चालू करने वाले हैं एंड ये चीज़ 50% पढ़ेंगे एंड इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगेन 50% पढ़ेंगे। तो गैल्वेनिक सेल जो है वो एक्चुअली में है क्या, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि ये एक ऐसा सेल है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना। अब हम लोग इस पे बहुत कुछ पहले बात भी कर चुके हैं कि इसका डेल जी लेस देन 0 होता है एंड ऑल। ठीक है। अब इसी का एक एग्जांपल है, वो है डैनियल सेल। ठीक है ना। सो डैनियल सेल क्या है कि सबसे पहले तो एक टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल है। ठीक है। गैल्वेनिक सेल का एक एग्जांपल है कौन? डैनियल सेल। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है और हम लोग इसको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। हम पहले भी बोले ना, यहाँ पर क्या होगा, केमिकल कंपाउंड होंगे और यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। तो ये चीज़ कौन करेगा? अगेन गैल्वेनिक सेल। उसी का एग्जाम्पल है डैनियल सेल। सो डैनियल सेल में हम लोग देखें कि इट इज़ अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। और दूसरा चीज़, इसमें जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ होते हैं वो होते हैं जिंक और कॉपर के। ठीक है ना। और यहाँ पर जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब डेल जी लेस देन 0। ठीक है ना। तो यहाँ तक तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं इसका सेटअप। तो इसका सेटअप में क्या है कि सपोज हमारे पास एक जिंक का रॉड है। अभी हम लोग जस्ट बोले कि यहाँ पर जिंक और कॉपर का रॉड होगा, तो देखो जिंक और कॉपर का रॉड भी है। अब क्या कि यहाँ पर जब जिसका इलेक्ट्रोड होगा उसी का सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ जिंक का रॉड है तो यहाँ पर ZnSO4 ले लिए, यहाँ पर कॉपर का रॉड है तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट ले लिए। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बेसिकली एमीटर लगाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर बेसिकली हम लोग एमीटर लगाएंगे। अब होता क्या है कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जिंक का टेंडेंसी होता है ऑक्सीडाइज होने का। जिंक का टेंडेंसी होता है ऑक्सीडाइज होने का, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ने का। तो देखो यहाँ पर क्या है, जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, Zn2+ में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर जैसे वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो देखो Zn2+ था, वो Zn था। Zn जो है वो Zn2+ में कन्वर्ट हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, है ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ते जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ते जाएगा और यहाँ पर Zn2+ एक्यूमुलेट होते जाएगा। ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ते जाएगा, Zn2+ इस सॉल्यूशन में एक्यूमुलेट होते जाएगा। यही चीज़, यही प्रोसेस चलते रहेगा। अच्छा, अब क्या होगा कि यहाँ पर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, बिकॉज ये हम पहले भी बोले कि 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स है ना। और 1 मोल में कितना होता है? 1 मोल में कितने, अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि 2 इंटू Na, इसको Na भी बोलते हैं, 2 इंटू Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब सोच के देखो कि यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन होने लगेगा ना। रिपल्शन होते होते क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपल्शन होते होते इस वायर के थ्रू मूव करने लगेंगे, है ना। अब इस वायर के थ्रू मूव करेंगे और वो यहाँ पर आकर कॉपर रॉड के साथ मिल जाएंगे। अब जैसे यहाँ से यहाँ जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगा, अब इस साइड क्या होगा वो देखते हैं, राइट साइड क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो Cu2+ है, क्योंकि इस सॉल्यूशन में क्या होगा, Cu2+ और SO4 2-। तो Cu2+ है ना, ये रिड्यूस होना चाहता है। वो रिड्यूस होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का गेन होना। तो क्या होगा कि Cu2+ क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण वो Cu2+ क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा, जंप कर जाएगा और इलेक्ट्रॉन को देखेगा और इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगा ना। देखो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगा। अगेन कैसे होने लगा कि जिंक जो था वो ऑक्सीडाइज होने लगा, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ने लगा इलेक्ट्रोड पर। अब यही इलेक्ट्रोड पर छोड़ते छोड़ते क्या हो गया कि यहाँ पर रिपल्शन होने लगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होने लगा। अब जो Cu2+ है सॉल्यूशन में, वो देखा कि अच्छा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। तो अब मस्त आराम से अटैक कर देते हैं इलेक्ट्रोड पे और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके हम लोग मस्त रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जंप करते गया और रिड्यूस होते गया। तो देखो, जब भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये चीज़ फिजिक्स का पार्ट है ना। जब भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है मतलब हम लोग बोल देते हैं कि करंट का भी फ्लो हो रहा है। क्योंकि करंट का मतलब, अगर कोई बोलता है कि करंट फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। ठीक है ना। और डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो करंट का डायरेक्शन ये हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूव कर रहा है तो करंट ऐसे मूव करेगा, इसके बिल्कुल अपोजिट में।
है ना। अब देखो एमीटर यहाँ पर लगा है, तो देखो यहाँ पर एक मेनली एक चीज़ आता है दिमाग में कि जो एमीटर होता है क्या वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है, या इसको यूज़ क्यों किया है। तो देखो बेसिकली एमीटर जो होता है वो दो तरीके का होता है ना, एक एनालॉग एमीटर और एक डिजिटल एमीटर, ठीक है। जो एनालॉग और डिजिटल एमीटर होता है वो डायरेक्शन के साथ साथ, ये देखो करंट का डायरेक्शन है ना, तो ऐसा डायरेक्शन हो गया, एमीटर में डायरेक्शन शो होगा, साथ साथ वो एनालॉग और डिजिटल एमीटर जो होता है वो वैल्यू भी बताता है कि कितना एम्पियर का करंट पास हो रहा है, ठीक है। बट उसी का एक स्पेशल टाइप है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, तो यहाँ पर आप एमीटर यूज़ कर लो चाहे गैल्वेनोमीटर भी यूज़ कर लो, ठीक है ना। चलो, तो अभी तक हम लोग देख लिए ये चीज़ कि यहाँ से यहाँ तक मस्त इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगा और यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो होने लगा, बात खत्म। अब आगे इसको याद करने का क्या तरीका है, देखो ये लेफ्ट साइड है ना, हर किसी का ये लेफ्ट साइड है, तो इसको हम लोग बेसिकली इस वाले पार्ट को, लेफ्ट वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं लोन, ठीक है ना। ये लेफ्ट वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लोन। एल से लेफ्ट, ओ से ऑक्सीडेशन, ए से एनोड एंड एन से निगेटिव। तो एल से लेफ्ट बिकॉज ये लेफ्ट में है, ओ से ऑक्सीडेशन क्योंकि यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ए से एनोड, यहाँ पर इसको हम लोग एनोड बोलते हैं, ये इलेक्ट्रोड का क्या नाम बोलते हैं हम लोग, एनोड बोलते हैं। और नेगेटिव क्यों बोलते हैं, बिकॉज देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे जम जा रहे हैं ना। अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं निगेटिव, एन से निगेटिव, ठीक है। अब इसी का अपोजिट इस साइड है, अगर ये लेफ्ट है तो वो राइट है, ये अगर ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है तो ये देखो रिडक्शन वाला पार्ट है, ये अगर एनोड है तो इसको कैथोड बोलेंगे, ये अगर निगेटिव है तो इसको हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, क्योंकि Cu2+ जा रहा है ना, जंप कर जा रहा है, तो इसलिए वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। तो ये हमारा एनोड हो गया, ये हमारा कैथोड हो गया, क्लियर बात है। अब देखो यहाँ पर तो बीच में आप लोग देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, आराम से पॉज वॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो एंड लिखते भी चलना, ठीक है। और जहाँ भी किसी को डाउट अगर हो जाए किसी चीज़ में, बार बार अगर लेक्चर एक आध बार देख ली उसके बाद भी अगर डाउट हो जाए तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बोलना कि वहाँ पर डाउट है, हम बता देंगे, फिर से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखे कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक एनोड टू कॉपर कैथोड थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। देखो यहाँ एक्सटर्नल सर्किट है ना, बाहर बाहर का एक सर्किट है ना, बाहर बाहर का एक वायर लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, मतलब करंट का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखे हम लोग कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर थ्रू थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। तो कभी अगर सपोज क्वेश्चन पूछ दे कि डैनियल सेल का सेटअप बताओ, तो वहाँ सेटअप तो दिखा ही देना, लोन वोन सब दिखा देना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब दिखा देना, साथ में ये सारे पॉइंट्स भी लिख देना, नंबर फुल मिल जाएंगे, है ना। चलो फिर विद द हेल्प ऑफ एमीटर डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम कॉपर रॉड टू जिंक रॉड। देखो कॉपर रॉड से जिंक रॉड की तरफ है, किसका डायरेक्शन ऑफ करंट कौन बताया, एमीटर बताया, ओके। तो यहाँ तक बिल्कुल ही हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होगा, यहाँ तक अगर आप लिखना चाहे बिल्कुल लिख ले, ठीक है। चलो अब एक इसमें ना प्रॉब्लम होने लगा, ठीक है, भयंकर एक प्रॉब्लम क्या होने लगा कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा था कि Zn2+ टूट टूट के गिर रहा था, Zn2+ यहाँ पर भरते जा रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर Cu2+ यहाँ जंप करते जा रहा था, तो SO4 2- बढ़ते जा रहा था, गौर करना। देखो Zn2+ यहाँ टूट टूट के गिरते जा रहा है ना, तो Zn2+ का अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बोले, Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्यूशन में, तो वो तो बढ़ चुका है ना, क्योंकि ये देखो गिरते जा रहा है गिरते जा रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि SO4 2- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। अब दिमाग में आएगा कि सर यहाँ तो SO4 2- कहाँ, ही गिरते जा रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो SO4 2- कैसे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि देखो इस सॉल्यूशन में Cu2+ था, SO4 2- भी था। क्या हो रहा है कि Cu2+ यहाँ जब यहाँ इस सॉल्यूशन से हटते जा रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है ना कि SO4 2- तो बढ़ते जाएगा ना, क्योंकि शुरू में तो ये दोनों बराबर था, अब ये कम होते जा रहा तो ये ऑब्वियसली बढ़ते जाएगा, क्लियर बात। तो इतना चीज़ पहले दिमाग में रखो एंड अब हम प्रॉब्लम बताते क्या हुआ। प्रॉब्लम यही हुआ कि देखो Zn2+ यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ना, और यहाँ पर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आते जा रहे थे आते जा रहे थे आते जा रहे थे, ठीक है ना, मस्त फ्लो ऑफ करंट भी होते जा रहा था, मस्त फ्लो ऑफ करंट भी होते जा रहा था, पूरा मज़ा आ रहा था, ठीक है ना। बट अगेन क्या हुआ थोड़ा देर बाद, आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि देखो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर Zn2+ बहुत बढ़ चुका है,
तो यहाँ पर तो अट्रैक्शन होने लगेगा ना, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच बहुत भयानक अट्रैक्शन होगा। अब इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि ये Zn2+ अब थोड़ी देर बाद इस इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर फ्लो करने नहीं देगा, क्योंकि वो पकड़ लेगा जब बिल्कुल अच्छे से मान लेते जकड़ के रखा हुआ है, तो क्या इलेक्ट्रॉन पार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उस केस में क्या होगा कि फ्लो ऑफ करंट रुक जाएगा, ठीक है ना। फ्लो ऑफ करंट जो इधर से इधर फ्लो हो रहा था अब वो रुक जाएगा। क्यों ऐसा? बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं पार हो पा रहा है तो करंट कहाँ से आएगा, ठीक है ना। अच्छा, इक्का दुक्का अगर इलेक्ट्रॉन इधर पार भी हो जाए तो सोच के देखो, यहाँ पर अभी हम बताया ना कि SO4 2- बढ़ जाएगा, तो इक्का दुक्का अगर उधर से छूट के आ भी जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो भी तो ये रिपल्शन होने लगेगा ना। यहाँ देखो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव के बीच रिपल्शन होता है ना। तो पहले तो हम बोले कि यहाँ पर अट्रैक्शन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, अब हम बोले रिपल्शन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। तो अब कोई भी अपने पास क्या चारा नहीं बचा है जिससे हम लोग बोल पाए कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फ्लो कर रहा है, ऐसा कुछ बचा ही नहीं है चारा। तो यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक अराइज हो गया। तो प्रॉब्लम क्या अराइज हो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन द एनोड कंपार्टमेंट। एनोड कंपार्टमेंट मतलब कुछ और थोड़ी, ये वाला पार्ट। इन द एनोड कंपार्टमेंट Zn2+ एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मतलब जम गया, है ना। अच्छा, इन द कैथोड कंपार्टमेंट SO4 मतलब सल्फेट आयन क्या हो गया? जम गया, जिसकी वजह से अभी हम बताए क्या होगा कि इधर से ये इसको जाने नहीं देगा और इधर से वो उसको आने नहीं देगा इलेक्ट्रॉन को, देयरफॉर करंट का फ्लो भी रुक जाएगा। स्टॉप्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस स्टॉप्स द सेल रिएक्शन, ठीक है ना। सेल रिएक्शन का मतलब कि जो करंट फ्लो हो रहा था ना, जो प्रॉपर रिएक्शन हो रहा था जिसकी वजह से रिमोट या कोई भी मान लेते हमारे पास जो भी अप्लायंस है वो काम कर पा रहा था ना, वो अब काम ही नहीं करेगा, क्योंकि फ्लो ऑफ करंट ही तो रुक चुका है ना, एंड करंट के बिना कहाँ ही से कुछ होने वाला है। समझ में आ गया? तो वही चीज़ लिखे हम लोग, स्टॉप्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस स्टॉप्स द सेल रिएक्शन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं करंट का फ्लो भी रुक चुका है। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सॉल्ट ब्रिज केम इन पिक्चर, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम तो हमें पता चल गया क्या है, अब इस प्रॉब्लम का कुछ तो निवारण होगा ना। तो ये निवारण क्या है कि हम लोग सॉल्ट ब्रिज को पिक्चर में मार्केट में लेके आए, एंड इसको फिर हम लोग अब यूज़ करेंगे एंड जानेंगे कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखे कि गैल्वेनिक सेल हम लोग स्टार्ट किए, गैल्वेनिक सेल में हम लोग डैनियल सेल को देखे, डैनियल सेल में फिर हम लोग देखे कि यार उसका सेटअप क्या होता है, मस्त लोन वोन देखे, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होता है, सब चीज़ देखे। बट एक प्रॉब्लम आ गया, जो प्रॉब्लम हम आपके साथ शेयर किए, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा? सॉल्ट ब्रिज। तो इससे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, तो अब हम लोग चालू करने वाले हैं सॉल्ट ब्रिज। तो चलो, अब है सॉल्ट ब्रिज का बारी। तो सॉल्ट ब्रिज होता क्या है पहले बिल्कुल ध्यान देना है यहाँ पर। सॉल्ट ब्रिज कुछ ऐसा दिखता है, देखो ऐसा, ठीक है ना। देखो यू की तरह दिख रहा है ना, यू ऐसा होता है ना, बट ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड वर्ड छूट गया है अगर, तो इसको तुम लोग भी साथ में लिख लेना, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, तो उल्टा यू शेप ट्यूब है ना, अब ये ट्यूब से बना हुआ रहता है, ये ट्यूब रहता है पार्टिकुलरली, ठीक है। और ये इन्वर्टेड है मतलब कि घुमा हुआ है, उल्टा है, और यू शेप का है इसलिए इसको यू शेप्ड ट्यूब या फिर यू सॉरी इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब भी बोलते हैं। क्लियर बात है? तो सर इसका काम क्या है वो बताइए ज़रा। देखो अगेन ये पहले ब्रिज क्यों है, क्योंकि देखो ब्रिज की तरह दिख रहा है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए ब्रिज। एंड अगेन इसको सॉल्ट ब्रिज क्यों बोलते हैं, ठीक है ना, इसको शुगर ब्रिज भी तो बोल सकते थे। तो सॉल्ट ब्रिज क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके अंदर हम लोग सॉल्ट डालेंगे अभी, थोड़ी देर बाद अभी हम दिखाएंगे कि इसके अंदर हम लोग सॉल्ट डालेंगे। तो ये एक ऐसा ब्रिज है जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम सॉल्ट ब्रिज पड़ गया। और ये कैसा दिखता है? यू होता है, इन्वर्टेड होता है, और यू शेप्ड एक ट्यूब होता है। क्लियर बात है? अब अगला पॉइंट, filled with an inert electrolyte solution like KCl KNO3 in gel form। इसका मतलब क्या है वो ध्यान देना एक बार, कि देखो इसके अंदर हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग डाल देते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब, इनर्ट का मतलब हो गया कि जो ज़्यादा ना तूफान ना हो, ऐसा नहीं हो कि इनर्ट का मतलब ऐसा समझ लो कि एक बच्चा होता है ना, ठीक है ना, एक बच्चा है जो बहुत बदमाश है, सबका बाल उल नोच के भाग जाता है, तो वो इनर्ट नहीं है, ठीक है ना, वो बहुत अनस्टेबल पगला वाला टाइप का है। क्लियर बात है? बट अगर हम कोई बोल रहे हैं कि एक दूसरा बच्चा है जो कि बहुत ही स्टेबल टाइप बिहेव करता है, बहुत मैच्योर बिहेव करता है और परेशान नहीं करता है, ठीक है ना, एकदम आराम से रहता है, मुस्कुराते रहता है, मैच्योर टाइप का है, ठीक है, जो लड़ाई झगड़ा पे विश्वास नहीं रखता है, तो उसको हम इनर्ट बच्चा बोलेंगे। क्लियर बात है? तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो गया कि जो ज़्यादा मारा पीटी नहीं करे,
जो ज़्यादा खलबली नहीं मचाते। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं KCl और KNO3, इसके अंदर क्या रख रहे हैं हम लोग KCl और KNO3, ठीक है ना। जैसे कि K+Cl-, इसको उठाएंगे, इसके अंदर डाल देंगे, क्लियर है। अब ये जो K+ और Cl- है ना, जब इसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो देखो ये दोनों जो होगा ना वो इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्शन नहीं कर देगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्शन नहीं कर देगा। अगर सोच के देखो इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्शन करता तो क्या होता, हमारा जो मेन पर्पस था उससे हम लोग भटक जाते, जिसकी वजह से अगेन बैटरी में कुछ दूसरा ही डिफेक्ट आ जाता, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरा प्रॉब्लम आ जाता, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इनर्ट ले रहे हैं ना, तो ये तबाही मचा देता पूरा, कुछ कुछ करने लगता, प्रिसिपिटेशन फॉर्म करने लगता। तो जिसकी वजह से हम लोग इसको इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं, जैसे कि KCl और KNO3, ठीक है ना। और इसको जेल फॉर्म में क्यों लेते हैं, इसलिए थोड़ी कि थोड़ा मज़ा आएगा, चलो जेल फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है, टाइम पास नहीं, कोई भी चीज़ टाइम पास नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखो जेल फॉर्म इसलिए लेते हैं बिकॉज इसका मोबिलिटी बढ़ाने के लिए। अगर तुम सॉलिड फॉर्म में डाल दिए फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म में डाल दिए तो क्या ये फ्लो कर पाएगा ना, मोबिलिटी बहुत कम होगा, इसका मूवमेंट बहुत कम हो जाएगा, तो अच्छे से हमारा काम हो ही नहीं पाएगा। इसलिए थोड़ा इसको जेल फॉर्म में रखते, ज़्यादा भी पानी पानी नहीं, थोड़ा सा सेमी लिक्विड फॉर्म में इसको रखते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया कि फिल्ड विथ एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लाइक KCl KNO3 इन जेल फॉर्म, हो गया ना। अब सर KCl कहाँ है सर, सॉल्ट कहाँ है, झूठ बोल दिए, नहीं देखो KCl एक सॉल्ट है, KCl एक सॉल्ट है। कैसे सॉल्ट है, देखो सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड प्लस बेस करेंगे तो हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर बनता था, ये रिएक्शन हर किसी को पता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। तो देखो बेसिकली हुआ क्या होगा कि हमारे पास एक HCl एक एसिड होगा, पता ना HCl एक एसिड होता है, और बेस सपोज है हमारे पास KOH, ठीक है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O बन गया और KCl बन गया, देखो माइनस प्लस आपस में मिल जाएंगे, प्लस माइनस आपस में मिल जाएंगे, तो क्या बन गया KCl प्लस H2O, तो देखो सॉल्ट बन गया ना। इसीलिए इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, नथिंग एल्स, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि इट कनेक्ट्स द टू हाफ सेल्स इन अ गैल्वेनिक सेल। देखो इसको अब क्योंकि ये आधा है ना, अगर इस वाले को हम अगर ढक दे तो ये आधा है, इस वाले को ढक दे तो ये आधा है, इसलिए इसको अलग से सेपरेटली इसको हाफ सेल बोलते हैं, इसको भी हाफ सेल बोलते हैं, समझ में आ गया। तो अब इस दो हाफ सेल को देखो ना, सॉल्ट ब्रिज ही तो कनेक्ट करेगा ना, इस प्रॉब्लम को वही तो सॉल्व करेगा। अब कैसे सॉल्व करेगा हम बताते हैं 2 मिनट के अंदर, ठीक है ना। यहीं पे सॉल्ट ब्रिज को ऐसे लगाया जाता है और ये दोनों को क्या करता है, कनेक्ट कर देता है। कनेक्ट कैसे करता है कि फिर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो को चालू कर देता है। अब कैसे करता है वो अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। इट कनेक्ट्स द टू हाफ सेल्स इन अ गैल्वेनिक सेल। चलो तो ध्यान देना, मान लेते हैं हम लोग इसके ऊपर K+ डाल दिए और यहाँ पर Cl- डाल दिए। इस सॉल्ट ब्रिज में हम लोग कौन सा सॉल्ट रखे, KCl रखे। देखो होगा क्या चीज़ कि और अच्छे के लिए सपोज K+ इस साइड है ना, तो बात हो तो बराबर है ना, KCl ही ना है। तो जो Cl- है वो Zn2+ को देखा, पगला के इधर दौड़ गया, ठीक है। ये जो K+ है ये SO4 2- को दौड़ देखा और दौड़ गया इधर, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो Zn के साथ है ये रिएक्ट कर देगा और ZnCl2 बना देगा, है ना। और ये यहाँ पर क्या कि क्या बना देगा, K2SO4 बना देगा। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जो Cl है वो Zn के साथ रिएक्ट किया और Zn को ख़त्म कर दिया, ये जो Cl था वो अगेन Zn के साथ रिएक्ट किया, Zn को ख़त्म कर दिया। तो दिख रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव आयन जो Zn थे ना वो कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, अगेन अट्रैक्शन कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स और Zn2+ के बीच, जिसकी वजह से अगेन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो करने लगेगा। और सिमिलरली इस साइड जो ये रोक रहा था आने से, रिपल्शन कर रहा था, तो वो क्या करेगा कि जो पोटेशियम का आयन है वो आएगा सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और K2SO4 बना देगा, जिसकी वजह से अगेन SO4 2- भी तो खत्म होने लगा ना, जिसकी वजह से मस्त इलेक्ट्रॉन फिर से फ्लो करने लगेगा एंड जिससे कि क्या हो जाएगा कि करंट का फ्लो फिर से बरकरार हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये दो हाफ सेल को जोड़ देता है ना। तो बिल्कुल ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा इसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्लियर है। तो ठीक है, अब अगेन एक चीज़ दिमाग में जो आता है ना कि सर हम लोग तो ऐसा कभी मान लीजिए हमारा बैटरी रिमोट का ख़त्म होता है, तो बैटरी अगर रिमोट का ख़त्म हो गया, टेलीविज़न पे कुछ भी मान लेते चेंज नहीं कर पा रहे, तो सर हम लोग तो सॉल्ट ब्रिज लगाने के लिए नहीं दौड़ जाते दुकान पे। हम लोग को तो आज तक कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था कि सॉल्ट ब्रिज लगाने से क्या होता कि बैटरी काम करने लगता। उसके पीछे रीज़न बहुत सिंपल है कि सपोज सॉल्ट ब्रिज है 2,000 रुपये का, है ना, तुम जाओगे 2,000 रुपये लगाओगे और सॉल्ट ब्रिज लगा के मान लेते हैं कि रिमोट काम कराना लगोगे।
अब वही चीज़ तुम सोचोगे कि यार अगर हम बैटरी लेने जाएंगे तो मस्त 20 रुपये में आ जाएगा ना, तो क्यों ना बैटरी ही चेंज कर दिया जाए, 2,000 रुपये काहे के लिए लगाएंगे जब 20 रुपये में काम हो जा रहा है तो, है ना। तो बेसिकली जो सॉल्ट ब्रिज है वो यूज़ होता है कि बड़े बड़े फैक्ट्रीज एंड ऑल में जहाँ पर बहुत ही हाई वोल्टेज बैटरी रहते हैं ना, जो मान लेते हैं सपोज 25-30 लाख की बैटरी है, उसमें मान लेते हैं कि कोई हमारा वो बैटरी काम करना बंद कर दिया, उसमें मस्त हम लोग क्या एक सॉल्ट ब्रिज लगवा लेंगे, हो सकता है 1 लाख में लग जाए, है ना। अब 1 लाख में लग जा रहा है और तुम वही बैटरी को चेंज करने जाते हो तो तुम्हारा 25 लाख रुपया लगता, तो इस केस में तो फ़ायदा हो गया ना। तो ये घरेलू के लिए कोई यूज़ नहीं है, बट फैक्ट्रीज एंड अगेन वो फैक्ट्रीज लेबोरेटरीज वैसे वैसे जहाँ पर बल्क में और हेवी हेवी वो जो बैटरी यूज़ होता है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है ना। तो इस वाले का स्क्रीनशॉट तो ले ही लेना और लिख भी लेना, ठीक है, खाली स्क्रीनशॉट लेके मत रखना, आराम से नोट्स वोट्स बनाते रहना। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही मस्त आते हैं यार, कि डायरेक्ट पूछते थे कि व्हाट डू मीन बाय सॉल्ट ब्रिज और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं बताओ। तो सबसे पहला तो मेंटेन चार्ज बैलेंस बाय अलाउइंग आयन फ्लो, क्लियर है। दूसरा हो गया कि कंप्लीट्स द सर्किट, इट तीसरा हो गया इट मिनिमाइज जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल, और चौथा हो गया इट प्रिवेंट्स डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ द टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विच कुड कॉज प्रिसिपिटेशन। देखो क्या क्या मतलब है वो बताते हैं। सबसे पहले मेंटेन्स चार्ज बैलेंस बाय अलाउइंग आयन फ्लो, ठीक है ना। चार्ज का देखो इम्बैलेंस हो गया था, इससे पहले अगर हम लोग देखेंगे अगर हम लोग बिल्कुल ध्यान से, तो देखो चार्ज का इम्बैलेंस हो गया था, ठीक है, मस्त फ्लो हो रहा था, यहाँ पर एक्यूमुलेट होने के कारण चार्ज का इम्बैलेंस हो गया था। तो इसको कौन सॉल्व किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हमारा सॉल्ट ब्रिज। दूसरा इट कंप्लीट्स द सर्किट, ठीक है ना। इट कंप्लीट्स द सर्किट का मतलब, सर्किट का कंप्लीट होने का क्या मतलब है कि करंट का फ्लो होना, तो यही तो वो करा पाया ना, सॉल्ट ब्रिज ही तो था जो कि Zn2+ का वध किया, उधर SO4 2- का वध किया और करंट को अगेन इधर से इधर फ्लो करा दिया था कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है ना। जिसको भी अगर थोड़ा डाउट हो जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल ही आराम से फिर से एक बार लेक्चर देखना, समझ में प्रॉपर आ जाएगा। इट मिनिमाइज जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल, देखो यार ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इट मिनिमाइज जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सॉल्ट ब्रिज मिनिमाइजेज जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल, कॉमा फुल स्टॉप, फिर बोल देगा जस्टिफाई, तो कैसे करोगे जस्टिफाई, अंदाजे नहीं। देखो क्या होता है ना कि जो हम लोग अभी प्रॉपर दो अलग अलग हाफ सेल बना रहे थे ना, होता क्या है कि बैटरी तुम देखोगे तो वो तो एक ही में ना रहता है, वो तो दिखाने के लिए हम लोग दो अलग अलग बना देते हैं, अलग अलग भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट एक में भी तो हो सकता है ना, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड है ना, तो लोन था ना एनोड वाला पार्ट, अगेन इसको ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, लेफ्ट वाला पार्ट है और यहाँ पर हमारा राइट वाला पार्ट है, यहाँ पर एनोड है, यहाँ पर कैथोड, यहाँ पर ऑक्सीडेशन, यहाँ पर रिडक्शन, यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। अब देखो क्या होता है, इसके अंदर था ZnSO4, इसके अंदर था कॉपर सल्फेट, क्लियर है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पर याद करो Zn2+ बहुत ज़्यादा भर गया था ना, याद करो वो दिन जब हम लोग बोले थे कि यहाँ पर Zn2+ बहुत बन जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या सल्फेट SO4 2- आ गया ना, SO4 2- आ गया। अब सोच के देखो क्या होगा कि देखो यहाँ से यहाँ ये तो निगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर ध्यान देना, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर के मान के चलो हमारा कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि सपोज जो बैटरी में लिखा रहता है ना कि 2 वोल्ट सपोज, तो यहाँ से यहाँ क्योंकि प्लस माइनस है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्लियर बात है। बट होता क्या है कि जैसे यहाँ पर Zn2+ बहुत ज़्यादा बन जाता है ना, और यहाँ पर SO4 2- बहुत ज़्यादा बन जाता है ना, तो अगेन प्लस से माइनस यहाँ छोटू सा भी, तो अगेन यहाँ पर तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना प्लस माइनस के बीच। तो मान लेते कि आ गया 0.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब एक बात सोच के देखो बिल्कुल ध्यान से, कि अब अगर हम लोग नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट माइनस 0.2 वोल्ट, जो कि क्या 1.8 वोल्ट है। तो सोच के देखो, तुम बैटरी लेके आए थे 2 वोल्ट का, अब वो हो चुका है 1.8 वोल्ट, मतलब वो उसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल, अब तो वो यूज़ नहीं हो पाएगा ना, धीरे धीरे बैटरी खराब हो रहा है ना, जो तुम बोलोगे धीरे धीरे बैटरी जो है वो खराब हो रहा है। अब सोच के देखो Zn2+ और बन जाएगा, SO4 2- और बन जाएगा, जिसकी वजह से यही चीज़ 0.4 वोल्ट हो जाएगा। तो नेट अब कितना बचा हमारे पास, 1.6 वोल्ट, 2 वोल्ट माइनस 0.4 वोल्ट, 1.6 वोल्ट बचा, क्लियर बात है।
तो जब सॉल्ट ब्रिज है वो Zn2+ को घटा देता था ना, हटा देता था, और ये SO4 2- को भी हटा देता था। सोचो जब यहाँ पर इस जंक्शन पर ही जब दो अलग अलग आयन प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ये जो छोटू सा डेवलप हो रहा है ये भी नहीं होगा, जिसकी वजह से 2 वोल्ट कायम रहेगा। समझ में आ गया? सो इट मिनिमाइजेज जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल। अब पूरी तरह से वैनिश नहीं भी कर सकता है, हो सकता है कुछ आयंस बच जाए, जिसकी वजह से 0.0 वोल्ट, 0.00 वोल्ट, 1 वोल्ट सपोज आ गया, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि इट मिनिमाइजेस जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल। समझ में आ गया? अब इट प्रिवेंट्स डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ द टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विच कुड कॉज प्रिसिपिटेशन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जंक्शन में क्या होगा कि अगर ये चीज़ पूरा मान लेते भर जाएंगे तो प्लस माइनस के बीच अगेन अट्रैक्शन होने लगेगा ना, जिसकी वजह से क्या होगा कि मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, जिसकी वजह से प्रिसिपिटेशन फॉर्म हो सकता है और पूरा बैटरी ही बर्बाद हो सकता है। तो यही क्या करेगा कि Zn2+ को ख़त्म करेगा, SO4 2- को ख़त्म करेगा, और ये प्रॉब्लम ऑफ मिक्सिंग भी सॉल्व कर देगा। समझ में आ गया? तो एक एक पॉइंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल ही मज़ा आएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लो, फिर हम होमवर्क क्वेश्चन भी देंगे एंड उसको भी सॉल्व करना। क्वेश्चन है कि वाई NaCl इज नॉट प्रीफर्ड इन सॉल्ट ब्रिज। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है ना दिमाग में, सर बेस्ट हमारे पास सॉल्ट जो घर में भी अवेलेबल रहता है वो तो सर NaCl है, तो यहाँ पर आप सर NaCl काहे नहीं लिए, काहे उसके साथ ऐसे कर दिया आप, और KCl और KNO3 काहे ले लिए? कुछ तो रीज़न होगा ना, अंदाजे तो नहीं ना कुछ होता है, हम पहले भी बताए थे। तो सुनो, NaCl नहीं लेने के पीछे रीज़न, ये एक बेसिकली वन ऑफ द मेजर रीज़न होता है अनइक्वल आयन मोबिलिटी। अनइक्वल आयन मोबिलिटी का क्या मतलब होता है? मोबिलिटी का मतलब अगेन मूवमेंट हो गया, ठीक है ना? तो देखो, Na+ और Cl- जो होता है ना, जब इसको तुम तोड़ोगे NaCl को, तो ये जो मान लेते हैं Na+ और Cl-, ये दोनों जो होगा ना, इन दोनों का स्पीड डिफरेंट होगा, ठीक है ना? ये धीरे भागेगा, ये तेज भागेगा। सोच के देखो, ये मान लेते हैं अगर ये धीरे भागा, ये तेज भागा, ठीक है ना? तो Zn2+ का तो वध हो गया जल्दी में, लेकिन SO4 2- का वध नहीं हो पाया। समझ रहे हो ना? अब क्या होगा जिसकी वजह से अगेन चार्ज का तो इम्बैलेंस हो गया ना, इसीलिए हम लोग NaCl नहीं लेते हैं। हम लोग वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिसका कि मान लो जिसको तोड़े, लाइक फॉर एग्जांपल KCl क्यों लिए थे? क्योंकि KCl को जब तुम तोड़ोगे ना, K+ और Cl- में दोनों सेम स्पीड में भागेगा, ठीक है ना? दोनों सेम स्पीड में भागेगा, जितना स्पीड से ये भागा उतना स्पीड से ये भी भागेगा। समझ में आ गया? जिसकी वजह से क्या होगा कि चार्ज इम्बैलेंस का कोई प्रॉब्लम अगेन नहीं होगा। नहीं तो पता चला ये धीरे धीरे इधर से जा रहा है, ये तेज़ी से पहुंच गया, इधर पूरा ख़त्म कर दिया, इधर ही अभी धीरे धीरे जा रहा है, तो अगेन तो वही तो प्रॉब्लम रह गया ना यार, इधर का थोड़ी वध हुआ है ना? तो ये तो भाई अब अभी भी अलाउ नहीं करेगा ना इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए। समझ में आ गया? तो अनइक्वल आयन मोबिलिटी हो गया। दूसरा, NaCl इज नॉट फुल्ली अलर्ट इनर्ट, सॉरी, मतलब क्या हो गया इसका कि NaCl को अगर हम लोग KCl की जगह रखेंगे ना, तो ये पूरा मारा मारी हो जाएगा, ठीक है? मारा मारी करने लगेगा, दिस डैट करने लगेगा। मतलब क्या करने लगा ये जाके हो सकता है ना कि इलेक्ट्रोड के साथ ही रिएक्शन करने लगे। अब भाई तुमको भेजे हैं हम इसके साथ रिएक्शन करने, इसके साथ ना करेगा, तुम जाके यहीं पे भाई तुम इसी के साथ रिएक्शन करने लगा। तुमको भेजे थे क्या, कुछ कर्म करने के लिए, तुम इधर कांड करने लगा। क्लियर बात है? इसलिए हम लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, NaCl को हम लोग नहीं लेंगे, क्या ये मारा पीटी करता है, ठीक है ना? अगर इनर्ट रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन ये फुल्ली इनर्ट है ही नहीं, ठीक है? तो ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया NaCl नहीं यूज़ करने का। तीसरा हो गया कि Cl- कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस एंड प्रिसिपिटेशंस, प्रिसिपिटेट्स, सॉरी। जो Na+ और Cl- का जो Cl- है, ये क्या करेगा ना, काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सेस और प्रिसिपिटेशन बना लेता है, जो कि नीचे जाके बैठ जाएंगे, है ना? मान लेते हैं कि तुम कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बना दिया, भयानक कॉम्प्लेक्स टाइप सा कुछ, जो कि यहाँ पर जाके बैठ गया, तो अगेन क्या होगा, आफ्टर सम टाइम बैटरी ख़राब होने लगेगा ना। सोच के देखो, यहाँ पर कुछ चीज़ पत्थर जैसा एक्यूमुलेट हो गया, तो एक टाइम के बाद ख़राब ना होने लगेगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए हम लोग NaCl को यूज़ नहीं करते। अगर ये क्वेश्चन आया तो इसमें ये पॉइंट अगर लिख दो ना कि अनइक्वल आयन मोबिलिटी, और ये सेकंड वाला कि NaCl इज़ नॉट फुल्ली इनर्ट, बस कंप्लीट फुल मार्क्स, ठीक है ना? तो एक भी पॉइंट अपने को छोड़ना नहीं है। और यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना? अब हम होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं। तो ये रहा आज का होमवर्क क्वेश्चंस, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन तो कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज इन अ गैल्वेनिक सेल इज टू, ठीक है? नंबर
ए ऑप्शन क्या है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, प्रोवाइड अ पाथ फॉर करंट और एक्ट एज एन इलेक्ट्रोड। इसका सही ऑप्शन या कोई भी ऑप्शन मतलब जो भी आप लोग को लगता हो कमेंट बॉक्स में डाल देना भाई, ठीक है ना। तो पहला सवाल ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, है ठीक है। इसको ट्राई ज़रूर करना, ठीक है, मजाक में नहीं दे रहे हैं ना, ट्राई ज़रूर कर लेना। दूसरा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड इलेक्ट्रोलाइट फॉर अ सॉल्ट ब्रिज, H2SO4, KCl, NaCl और कॉपर सल्फेट। तो आराम से इसको भी दे देना, क्लियर है। इसका भी आंसर हम चाहते हैं कि आप लोग लिखें कि 1 का आंसर ये है, 2 का आंसर कुछ है, 3 का आंसर कुछ है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल देना। फिर थर्ड क्या है कि विच प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन चूजिंग अ सॉल्ट फॉर अ सॉल्ट ब्रिज, कलर, मॉलिक्यूलर वेट, इक्वल मोबिलिटी ऑफ आयंस, बेसिसिटी। तो यही हमारे 3 क्वेश्चंस हैं और प्रॉपर इसके बारे में लिखने के लिए भी देंगे, बट अभी यहाँ से जो क्वेश्चंस बन सकते थे एंड हम ट्राई किए कि उसको यहाँ पर पुट कर पाए। तो ये 3 क्वेश्चन है आपके सामने, इस तीनों का हम चाहते हैं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिखें, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हम लोग जल्दी आएंगे लेक्चर नंबर 3 के साथ। सो हम कोशिश करें कि हर दिन एक लेक्चर डाल दें जिससे कि आपका बहुत जल्दी चैप्टर कंप्लीट हो जाए। चलो बाय बाय।